कांग्रेस के राज में जो पेस्टिसाइड की जो पॉलिसीज़ बनी थी वो उनके अपने स्वार्थ के लिए बनी थी, ना कि वो धरती के लिए बनी थी। ना कोई कैपिंग थी इस पेस्टिसाइड की, ना इस पेस्टिसाइड के लिए कोई मात्रा नियुक्त करी गई, ना इस पेस्टिसाइड का कोई लेबॉर्ट्री टेस्ट हुआ, ना इस पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र का कोई मापदंड का कोई पॉलिसी बनाई गई। फर्टिलाइजिंग टेक्नोलॉजी और फर्टिलाइजिंग कैपिंग का प्रपोज़ल लेकर वो इंडिया आए। तो एक पड़ोसी हमारा वैसे ही जन्मजात नालायक है और दूसरा पड़ोसी अगर लायक बनना चाहता है तो हम क्यों ना उनको वेलकम करें और क्यों ना हम भी अपनी तरफ से 4 कदम बनाएं। वो एक समय बलवान था, उस टाइम समय बलवान था, उसका जो रेसिप्रोकल एक्शन था वो गवर्नमेंट ने लिया होगा। जिस समय ये चीज़ें ख़राब हुई, जब ये विवाद उठा चाइना और हिंदुस्तान की ज़मीनी लड़ाई का, उस टाइम राज था नेहरू साहब जी। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ या माफियाज़ रहे हैं, जो अमेरिकन फर्टिलाइजर माफिया रहे हैं, वो सारे उस टाइम कोलैबोरेशन जॉइंट वेंचर हुए थे जब कांग्रेस की सरकार थी। राहुल गांधी चाइना को लेकर ये बात कहते हैं कि चाइना ने जब से मोदी जी हैं उसके बाद से चाइना ने भारत के हिस्से की ज़मीन कई किलोमीटर की कब्जा के रखी हुई है। हमने पॉइजन लिखा हुआ है, ये पॉइजन है, लेकिन फिर भी धड़ाधड़ ये फर्टिलाइज़र के रूप में जाता है। नमस्कार, नवरत्न भारत देख रहे हैं आप सभी, मैं हूं आपके साथ आर्यन वेला। इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ ऐसे शख्स मौजूद हैं जो इनोवेटिव फार्मर हैं। इनसे कई मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हाल ही में शिवराज सिंह चौहान ने जो लोकल या फिर आप कह सकते हैं जो फेक यूरिया और फेक फर्टिलाइज़र को लेके जो आदेश जारी किया है, छापेमारी का आदेश जारी किया है, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। साथ में ही जो चाइना की फॉरेन मिनिस्टर जो भारत में विजिट है, 2 दिन का विजिट है, उस पर भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं सर, इनोवेटिव फार्मर हैं, इनका नाम है हरिशरण देवगन जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आपका बहुत बहुत स्वागत है मुझे अपने चैनल। चर्चा की शुरुआत फॉरेन मिनिस्टर जो चाइना के भारत में विजिट कर रहे हैं, इस समय भारत में ही हैं, उसको लेके आप कैसे देखते हो कि मतलब कि जिस तरह से 2020 में जो हमारे चाइना विशेष इंडिया का जो पहलगाम घाटी में जो हुआ था, घटना हुई थी, उसके बाद 20 जवान मारे गए थे। इस पर जयराम रमेश जी ये कह रहे हैं कि भाई इतना सब कुछ होने के बाद 20 जवान शहीद हुए, उसके बाद भारत आज उनसे बातचीत करने के लिए तो कैसे तैयार हो गया? आई थिंक थोड़ा सा ये बड़ा इमोशनल सवाल है। जब वो हीट ऑफ द मोमेंट में जब वो 20 जवान जब मारे गए थे, वो रेसिप्रोकल था, हमारे इंडिया ने उसका जवाब दिया। लेकिन आज जैसा समय जैसा देश वैसा भेष से रिलेटेड ये कहावत है कि जैसा समय है वैसा आदमी को बर्ताव करना चाहिए। इस टाइम जो ट्रंप ने जो सिचुएशन हमारे भारत के लिए जो पैदा करी है, उसको मद्देनज़र रखते हुए इस टाइम चाइना के मंत्री को वेलकम करना हमारा एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक कदम है। और ऐसा नहीं है कि चाइना की वो वाली कहानी नहीं है, कोई पिक्चर तो चल नहीं रही है कि दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त होता है, ऐसी कोई स्टोरी नहीं है बॉस। ये डिप्लोमेटिक है। जब देश चलाता है कोई तो वो सिर्फ डायलॉग बाजी से देश नहीं चलाता, उसको देश चलाती है नीतियाँ। और जो चाइना के जो मंत्री साहब जो आए हैं उसमें बहुत सारे एजेंडेज हैं। सबसे पहला एजेंडा उसमें जो सबसे पहला एजेंडा है वो धार्मिक एजेंडा है। वो धार्मिक एजेंडा ये है कि हमारे मानसरोवर जो हमारे कैलाश जो है, मानसरोवर कैलाश जो है, जिसका वीज़ा इन लोगों जो चाइना ने मानसरोवर का वीज़ा बंद कर दिया था और मानसरोवर के दर्शन बंद हो गए थे, तो जिन लोगों की आस्था थी मानसरोवर का दर्शन करने की, वो सब लोग जिसमें से काफ़ी लोग बुजुर्ग थे, और मानसरोवर में जाने के लिए बहुत सारी फैसिलिटी, सपोर्ट, कंट्री सपोर्ट, स्टेट सपोर्ट, गवर्नमेंट सपोर्ट, डिपार्टमेंट सपोर्ट, मेडिकल सपोर्ट, हेल्थ सपोर्ट की ज़रूरत होती है। जब ये चीज़ें अगर हमें कोई दे सकता था तो वो ये देश चाइना ही दे सकता था। तो इस वार्ता को जो ये पिलग्रिमेज वार्ता थी जो बंद हो गई थी, है ना, तो उस बात को रिवाइव करने के लिए वो दरवाज़ा वो कॉरिडोर खोलने के लिए, ये डिप्लोमेटिक कॉरिडोर है जिसका खुलना बहुत ज़रूरी है। हमारी आस्था से रिलेटेड इस कॉरिडोर का खुलना बहुत ज़रूरी है ताकि
मानसरोवर के जो वीज़ाज हैं, जो वीज़ा इशूअल प्रोग्राम है, वो रिज्यूम किए जाएं, वो दोबारा से शुरू हों, दोबारा से वीज़ा मिले, राइट। दूसरा जो उन्होंने जो चाइना ने हमारे को प्रपोज़ किया फर्टिलाइज़र को लेके, उनको ये बहुत अच्छी तरह मालूम है कि हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश रहा है और कृषि प्रशांत देश है हमारा। वी आर अ फार्मिंग कंट्री। और पेस्टिसाइड का जो कांग्रेस के समय जो पेस्टिसाइड की माफियाज को जो छूट मिली, जो पॉलिसीज़ पेस्टिसाइड के लिए बनी कांग्रेस के राज में, मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ, कांग्रेस के राज में जो पेस्टिसाइड की जो पॉलिसीज़ बनी थी वो उनके अपने स्वार्थ के लिए बनी थी, ना कि वो धरती के लिए बनी थी। वो इतनी मात्रा में, क्योंकि ना कोई कैपिंग थी इस पेस्टिसाइड की, ना इस पेस्टिसाइड के लिए कोई मात्रा नियुक्त करी गई, ना इस पेस्टिसाइड का कोई लेबॉर्ट्री टेस्ट हुआ, ना इस पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र का कोई मापदंड का कोई पॉलिसी बनाई गई। इसको सिर्फ इस्तेमाल करना सिखाया गया, जिसकी वजह से जो हमारा वाटर टेबल है, जो हमारा वाटर जितना स्प्रे डालते हैं, तो अगर हमारा वाटर टेबल अगर 200 फुट पे है या 100 फुट पे या 50 पे या 300 फुट पे है, तो वाटर टेबल की पहली 3 लेयर में हमारे पास सिर्फ फर्टिलाइज़र है। तो जब भी ट्यूबवेल में पानी निकलता है तो वो फर्टिलाइज़र के साथ निकलता है, और पहला निकला हुआ पानी जो है वो हम लोग पीते हैं, हमारे पशु पीते हैं, हमारा अनाज पीता है। तो जब हमारा अनाज या पशु या हम खुद मनुष्य जब वो पानी पीते हैं तो वो बहुत ही कैंसेरियस होता है। उस टेक्नोलॉजी, फर्टिलाइजिंग टेक्नोलॉजी और फर्टिलाइजिंग कैपिंग का प्रपोज़ल लेकर वो इंडिया आए। दूसरी आई थिंक जो तीसरा एजेंडा उनका जो उन्होंने मैनिफेस्टो में दिया था वो था उनकी बोरवेल मशीन, जो कि बोरवेल करने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए। आज भी हम जो बोरवेल मशीन करते हैं, एक आम किसान उस बोरवेल की फ़ीस नहीं दे पाता। जो बोरवेल के बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं, जो पाइप्स नीचे जाते हैं, बोरिंग जिसको हम बोलते हैं, उस बोरवेल को करने के लिए आज भी जो पैसे लगते हैं, ना तो उसमें गवर्नमेंट बहुत खुल के साथ देती है, और अगर वो पल्ले से पैसे लगाने पड़ते हैं किसान को तो वो लगा नहीं पाता। तो कॉस्ट कटिंग टेक्नोलॉजी फॉर बोरवेल का प्रपोज़ल लेके वो इंडिया आए हैं, जिसके लिए हमारे को उनको वेलकम करना चाहिए। और क्योंकि जैसा ट्रंप के हालात हैं अभी, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ का प्रेशर बनाया है, तो ऑब्वियसली इस टाइम साथ खड़े होना बनता है। आपने वो कहावत सुनी होगी कि रिश्तेदार अच्छा हो ना हो, लेकिन पड़ोसी अच्छा होना चाहिए। तो रात को 2 बजे भी काम आ जाए, है ना। अगर घर में कोई प्रॉब्लम है तो ठक आके, तो एक पड़ोसी हमारा वैसे ही जन्मजात नालायक है, और दूसरा पड़ोसी अगर लायक बनना चाहता है तो हम क्यों ना उनको वेलकम करें, और क्यों ना हम भी अपनी तरफ से 4 कदम बनाएं। तो ये जो तिब्बतन कांग्रेस का अपना भाव है, उनका प्रोटेस्ट करने का अपना भाव है। 20 जवान मारे गए थे, वो एक समय बलवान था, उस टाइम समय बलवान था। उसका जो रेसिप्रोकल एक्शन था वो गवर्नमेंट ने लिया होगा, भले वो किसी भी रूप में लिया हो, लेकिन उसका रेसिप्रोकल एक्शन लिए। बिना उस रेसिप्रोकल एक्शन के आज अगर हम बोलेंगे हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने अगर उनको वेलकम किया है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई नीतियाँ लगी होंगी, जिसमें से मानसरोवर एक बहुत बड़ी नीति है, बोरवेल कॉस्ट कटिंग टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ी नीति है, एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड एक बहुत बड़ी नीति है। तो मेरे ख्याल से इसका वेलकम करना चाहिए। सर इसी में जयराम रमेश जो हैं कांग्रेस के नेता, उनका ट्वीट भी था, उसी में उन्होंने एक चीज़ मेंशन की थी कि आज से सिर्फ 3 महीने पहले जब पहलगाम हुआ था, तो चाइना ने पाकिस्तान को ड्रोन्स, मिसाइल्स और उनका जो फाइटर जेट प्लेन है, जो 3rd 4th जनरेशन के, वो डायरेक्ट प्रोवाइड कराए थे, ड्रोन्स वगैरह प्रोवाइड कराए थे। फिर भी भारत बातचीत कर रहा है। ये मोदी जी की लापरवाही है। मोदी जी कहीं ना कहीं झुके, पहले ट्रंप के आगे झुके और अब चाइना के आगे झुक रहे हैं। क्रॉस टेररिज्म ऑपरेशन एक वर्ड है, क्या है? क्रॉस टेररिज्म ऑपरेशन। क्रॉस टेररिज्म ऑपरेशन जो है,
इसको एंटी एलिमेंट में ऑब्जेक्टिवली काम करना, ठीक है, वो भी एक बहुत बड़ी नीति है। उनको ड्रोन दिए नहीं दिए बट किसी को कुछ साबित नहीं हुआ, राइट। लेकिन आज अगर हम बात करते हैं तो उनको भी मालूम है कि उनका मित्र जो है वो मरवाएगा उनको। तो सही समय पे अगर वो उसकी पाकिस्तान की रथ से नहीं उतरे तो उसका हाल भी करण जैसा होगा। तो बेटर ये है कि वो सही समय पे अपने उस पाकिस्तान के रथ से उतर जाएं। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर आए हैं, एस जयशंकर से मुलाकात हुई, उसके बाद अजीत डोभाल जी से भी मुलाकात हुई है। तो क्या लग रहा है कि जो भारत और चाइना का जो ज़मीनी विवाद है बॉर्डर पे, क्या वो आने वाले समय में सुलझता दिखेगा इस चीज़ में, जैसे जो 2020 में देखने को मिला, इससे पहले भी कई बार हम लोगों ने वो चीज़ देखी, क्या आने वाले समय में वो चीज़ सुलझ जाएगी वहाँ पे? समय बहुत बड़ा बलवान है, राइट। जब समय ने चीज़ें ख़राब करी तो जिस समय ये चीज़ें ख़राब हुई, जब ये विवाद उठा चाइना और हिंदुस्तान की ज़मीनी लड़ाई का, उस टाइम राज था नेहरू साहब जी का। जवाहरलाल नेहरू के राज से लेके आज तक के जो राज हैं वो कांग्रेस के समय रहे। विवाद सुलझना कब शुरू हुआ? जब बीजेपी आई, जब भी कमल खिला, जब बीजेपी सत्ता में आई तो विवाद सुलझना शुरू हुआ। 50 साल का फैलाया हुआ रायता 10 साल में तो सुलझेगा नहीं, है ना। इसको थोड़ा समय देना चाहिए। वक्त बहुत बड़ा बलवान है और सही वक्त पे ये ज़मीनी विवाद भी सुलझने की क्षमता रखता है। आज भी राहुल गांधी चाइना को लेकर ये बात कहते हैं कि चाइना ने जब से मोदी जी हैं उसके बाद से चाइना ने भारत की हिस्से की ज़मीन कई किलोमीटर की कब्जा के रखी हुई है। मोदी जी इस पे बात नहीं करते, ना इस पे बात करना चाहते हैं। आज तक मेरे ख्याल से तो राहुल जी खुद आज तक चाइना कितनी बार गए होंगे, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। वो तो ऐसी बातें करते हैं जैसे चाइना में उन्होंने अपना दूसरा घर बना रखा है। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि चाइना ने ज़मीन ले ली। तो उनके टाइम क्या लिया था उन्होंने? जब कांग्रेस का राज था, जब उनके फादर का राज था, जब उनकी दादी माँ का राज था, तो उस टाइम क्या उन्होंने यहाँ से केले लिए थे? ज़मीन तो असली उस टाइम ली थी उन्होंने। तो यहाँ से थोड़ी उस टाइम क्या पान मसाले मंगाए थे? ऐसा थोड़ी होता है। तो अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, आपने चाइना जो फर्टिलाइज़र ला रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो भारत के अंदर जो फर्टिलाइज़र्स की जो सबसे बड़ी मार्केट है वो यूएस की है, यूएस बेस्ड कंपनीज़ की है। तो क्या लग रहा है कि ये टैरिफ वॉर के बाद से चाइना भारत में इन्वेस्ट कर रहा है, ये जो आपका फर्टिलाइज़र्स वगैरह इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, तो क्या यूएस की मार्केट को कहीं ना कहीं तोड़ने का प्लान चल रहा है भारत के अंदर, की जो फर्टिलाइज़र्स की जो मार्केट है उसको पूरा ख़त्म करने का प्लान है चाइना का? पहली बात तो मैं क्योंकि किसान हूँ और किसानी से बहुत नज़दीकी रिश्ता है, सारा दिन हम ज़मीन पे ही रहते हैं। तो फर्टिलाइज़र एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ हमारे जैसे को गुमराह नहीं किया जा सकता, ठीक है। इकोनॉमिकली अगर हम लोग अमेरिकन फर्टिलाइज़र्स, जितने फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ या माफियाज़ रहे हैं, जो अमेरिकन फर्टिलाइज़र्स माफिया रहे हैं, वो सारे उस टाइम कोलैबोरेशन जॉइंट वेंचर्स हुए थे जब कांग्रेस की सरकार थी। बीजेपी की सरकार आने के बाद में कोई भी ऐसा गठबंधन या कोई भी ऐसी फॉरेन कंपनी को वेलकम नहीं किया गया जिसके पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र ज़्यादा हज़ार्डियस हो। हज़ार्डियस का स्टिकर लगने लगा डेंजर का नीचे, अगर आप देखो पेस्टिसाइड में, जिसमें एक डेंजर का स्टिकर लगता है, ट्रायंगल शेप में वो स्टिकर लगता है। आई थिंक वी हैव वन बॉटल, राइट? डायमंड शेप में आता है, ग्रीन से कलर में डेंजर लिखा होता है जी। तो जो पेस्टिसाइड वाली 3 सैंपल्स आए थे। तो सर ये सब जो चीज़ें हैं, क्या लगता है कि यूएस की वाकई जो मोनोपोली हो रही थी, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट्स में घुसने की प्लानिंग कर रही थी, जैसे कि जो अमेरिका डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह की मार्केट भारत में बनाना चाह रही थी, फर्टिलाइजर्स की ऑलरेडी बनी है, क्या वो भारत में आने वाले समय में सब खत्म होने वाले फर्टिलाइजर्स? ये इसलिए नहीं, देखो डेयरी प्रोडक्ट्स अगर हम लेते हैं तो वो इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो उनकी जो गाय हैं, जो जर्सी है, जो एचएफ है, जो जर्सी और जो एचएफ है, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड काउज हैं, वो गायें हैं ही नहीं। वो जेनेटिकली मॉडिफाइड काउज हैं, वो गाय नहीं है। उसको जेनेटिकली मॉडिफाई करके जर्सी को, एचएफ को बनाया जाता है। उसमें हम्प नहीं है। जो हम्प होता है एक देसी गाय का, जो एक पहाड़ बना होता है छोटा सा, जिसमें राहु केतु नाड़ू होती है, वो एक सैटेलाइट की तरह काम करती है,
जो सूर्य देवता को अट्रैक्ट करती है, मतलब वो सूर्य देवता की किरणें यूवी लाइट्स को अट्रैक्ट करती है और वो कन्वर्ट करती है एनर्जी में, उसको उसके आर्डर को बोलते हैं, आर्डर मतलब छेमी गो, उसको उसके आर्डर को बोलते हैं कि वो देसी गाय है, जिसको हम जर्सी, साहिवाल, राठी, ओंगल, ये गाय जो हैं ये देसी गाय हैं, ठीक है। इसको रिप्लेस किया, ये देसी गाय, इनको रिप्लेस किया जर्सी ने और एचएफ ने, ठीक है। जो क्योंकि वो दूध ज़्यादा देती हैं, वो दूध ज़्यादा देती हैं, दूध कम देती हैं, लेकिन फिर भी इंडियन मार्केट की गाय की पॉपुलेशन आज भी इतनी बड़ी है कि वो इंडियन मार्केट की डिमांड को वो पूरा कर सकती है। सो America, because it's a adulterate market, right? It's a adulterate market. Definitely, अमेरिका चाहता है कि वो इंटरवीन करे और इस मार्केट को लीड करे, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो पॉसिबल नहीं। जो आप बता रहे थे डेंजर वाला, ये पेस्टिसाइड है जो हम बोलते हैं, ये पेस्टिसाइड है, इस पे हमने पॉइजन लिखा हुआ है, ये पॉइजन है, लेकिन फिर भी धड़ाधड़ ये फर्टिलाइजर के रूप में जाता है, ये फर्टिलाइजर के रूप में जाता है ये, एंड इट इज बीन सोल्ड। मक्खियों को मारने के काम आता है, मक्खी मरे ना मरे, आदमी जरूर मर जाता है इसमें। अगर ये क्वांटिटी का इसको डाइल्यूट ना किया जाए तो मक्खियाँ मरे या ना मरे, वायरस मरे ना मरे, आदमी ज़रूर मारा जाता है। अभी मैं एक स्टडी पढ़ रहा था, तो उसमें ये था कि जो भारत की जो ज़मीन है, जो कृषि ज़मीन है, वो 20 से 30% कम उपजाऊ हुई है, हार्डनेस आई है उस ज़मीन में, ये यूरिया यूज़ करने से, फर्टिलाइज़र्स यूज़ करने पे। और ये जो नकली फर्टिलाइज़र्स आ रहे हैं, जिस पे अभी शिवराज सिंह चौहान जी ने अभी आदेश भी जारी किया कि जो नकली फर्टिलाइज़र्स जो भारत में बढ़ रहा है लगातार, उस पे छापेमारी करना, ये सारी चीज़ें शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। तो आपकी क्या राय है, ये जो ये स्टडी हुई है इस पर आपकी क्या राय है, और साथ में जो शिवराज सिंह चौहान जी का जो अगेन मैं दोबारा बोलता हूँ, जो शिवराज सिंह चौहान है उन्होंने अपना बहुत लंबा सफ़र तय किया है एज अ चीफ मिनिस्टर, है ना। और मध्य प्रदेश जो है ये भी एक कृषि प्रधान स्टेट है ये, है ना, और बहुत बड़ी ज़मीन है, सबसे ज़्यादा गेहूँ वहाँ से आता है। तो वहाँ का छोटा बड़ा, ट्राइबल, शेड्यूल, नॉन शेड्यूल, जेनरिक, जनरल, सारे किसान ही हैं वहाँ पे। तो उनसे अच्छा कृषि मंत्रालय को कोई समझ नहीं सकता था। तो जो उन्होंने ये डिसीज़न लिया पेस्टिसाइड को डिमोलिश करने का, या पेस्टिसाइड पॉलिसीज़ को डिमोलिश करने का, या पेस्टिसाइड्स को करेक्ट करने का, इससे अच्छा डिसीज़न हो ही नहीं सकता। बात आती है जो ग्लोबल स्टडी की, कि जो 20% 30% हमारी ज़मीन बंजर हो रही है, ये सिर्फ हमारी नहीं हो रही है, ये पूरे वर्ल्ड की हो रही है। लेकिन एक कहावत है कि अगर आप खाते जाओ तो, अगर आप एक कुएं से लेते जाओ तो कुआं भी खाली हो जाता है एक दिन। तो ज़मीन भी वैसी है, जब तक आप ज़मीन को वापस नहीं दोगे, ज़मीन आपको वापस नहीं देगी। तो ये 30% नहीं है, ये 27.8% ज़मीन जो है वो सूखी हुई है, सूखी इन द सेंस वो डैमेज्ड है। उसको क्या ठीक कर सकता था? बैम्बू, हेम्प जो कैनबिस प्रोडक्ट है, ये हेम्प एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हमारे यहाँ थोड़ा सा इसमें लॉ प्रॉब्लम है। अगर हेम्प लग जाता, अगर हम कैनबिस लगाते, तो एक क्रॉप के अंदर जो 3 महीने और 6 महीने की होती है, इसको मिड टर्म क्रॉप बोलते हैं, 6 महीने में अगर आप एक बार हेम्प लगाते हो तो हेम्प सीड ऑयल तो बिकता ही बिकता है। आपकी जो पेस्टिसाइडेबल ज़मीन जो है, जो आपकी ज़मीन जो सूखी पड़ी है, जो आपकी ज़मीन आंसरेबल है, जो आपकी ज़मीन इस टाइम बहुत सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट की लड़ाई लड़ रही है, आपकी वो ज़मीन जो इस टाइम तड़फ रही है, आपकी वो ज़मीन जो आपको गुहार लगा रही है, आपकी वो ज़मीन जो पुकार रही है कि मुझे अभी भी बचा लो, वो मैं बच सकती हूँ, अभी भी बचा लो। और वो आवाज़ किसान को सुनाई देती है, ऐसा नहीं कि वो आवाज़ किसान को सुनाई नहीं देती, बट किसान की वो जो आवाज़ जो है वो सुनाई देती है, लेकिन वो आवाज़ दब जाती है मल्टीनेशनल की पॉलिसीज़ की वजह से, मल्टीनेशनल कंपनीज़ की पॉलिसीज़ की वजह से वो आवाज़ दब जाती है। तो मैं कोई पॉलिटिशियन थोड़ी हूँ, राइट, मैं कोई पॉलिटिशियन बनने का ख्वाब भी नहीं रखता। मेरी एक ही लड़ाई है कि किसान को उसका अधिकार मिले।
भले वो ट्यूबवेल के थ्रू मिले, भले वो पानी के थ्रू मिले, भले वो पेस्टिसाइड के कंट्रोल के थ्रू मिले, भले ही वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के थ्रू मिले, भले वो टेक्नोलॉजी के थ्रू मिले। अगर वो बेचारा अभी एक किसान 10 एकड़ का या 5 एकड़ का कैनेबिस समझते हो ना, कैनेबिस मतलब हेम्प है ना, हेम्प हिंदी में हम उसको भांग बोलते हैं, ठीक है, जो शंकर भगवान को चढ़ाई जाती है, कई बार सड़कों के किनारे भी आपको लगी हुई किनारे मिल जाती है। अब वो पंचवटी बूटा है, मतलब हिंदुस्तान के 5 बूटों में से एक ऐसा बूटा है जो लगाया जाए तो वो सॉइल को ऑटो रिट्रीव करता है, ऑटो रिवाइव करता है अगर वो लगा। लेकिन प्रॉब्लम ये, किसान अगर लगाता है पुलिस पकड़ के ले जाती है कि तूने गांजा लगाया है। और गांजा क्या सारे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में, सारे ऑन्कोलॉजिकल प्रैक्टिस में, सारे टेक्सटाइल में, बायोगैस के अंदर हर जगह काम आता है, लेकिन उसके लिए पॉलिसीज़ ओपन नहीं हुई। बट मेरे को ये बिलीव है कि आस्ते आस्ते हम इस पॉलिसी पे काम करेंगे। और ये बिलीव अभी कुछ सालों में अगर देखा जाए, जब से कोविड आया, कोविड के बाद से कोविड में ऑर्गेनिक फार्मिंग का बहुत चलन चला है। हम लोग अगर कुछ ऑनलाइन सामान भी देखते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ मिल जाता है कि ऑर्गेनिक पल्सेस, ऑर्गेनिक फ्रूट्स, ये सही जो है, जो ऑर्गेनिक्स आ रहा है भारत के अंदर, भारत बाहर एक्सपोर्ट भी कर रहा है ऑर्गेनिक फ्रूट और वेजिटेबल्स। तो क्या लगता है कि अब भारत के किसानों को ये फर्टिलाइज़र से हट के ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ना चाहिए इस समय? क्या ये सही समय आ चुका है ऑर्गेनिक होना? और एक तो ऑर्गेनिक होना, थोड़ा समझना इसको भी, आपने बड़ा ऐसा एक्चुअली बहुत टेक्निकल सवाल पूछा, और ये सुनने वाले को भी बहुत समझ आना चाहिए कि ऑर्गेनिक होना और ओरिजिनली ऑर्गेनिक होने में बहुत फ़र्क है। दोबारा बोलूँ ये बात जी, ऑर्गेनिक होना और ओरिजिनली ऑर्गेनिक होने में बहुत फ़र्क है। ओरिजिनली ऑर्गेनिक होने की अपनी एक डिमांड है, उसकी डिमांड है जब आदमी कन्वेंशनल क्रॉप करता है, अगर उसको एक जो कन्वेंशनल क्रॉप की परिभाषा समझाता हूँ आपको देसी भाषा, लेमैन लैंग्वेज में, 1 किलो अनाज, 1 किलो गेहूँ 127 किलो पैदा करता है। ये है कन्वेंशनल फर्टिलाइज़र के साथ, ठीक है। लेकिन जब हम ऑर्गेनिक लगाते हैं तो 1 किलो गेहूँ सिर्फ 70 किलो गेहूँ पैदा करता है। तो नुकसान कितने का हुआ? 57 kgs का नुकसान हुआ है ना, 57 किलो का नुकसान हुआ, जो एक आम फार्मर अपनी छाती पे ये नुकसान नहीं लेता। तो दिस इज़ हाउ। और इसमें जो ऑर्गेनिक तब तक ऑर्गेनिक नहीं होगा जब तक 1 किलो गेहूँ 127 किलो गेहूँ पैदा करता है और वो गेहूँ बिकता है 28 रुपये 30 रुपये किलो, ठीक है। और जब आप 250 ग्राम दलिया लेने जाते हो या 250 ग्राम पिसा हुआ दलिया लेने जाते हो एक ग्राउंड में, तो वहाँ पे लिखा होता है पैकेट पे 160 रुपये 50 पैसे। तो मैं यही हमेशा से सोचता रहा कि यार ये 160 रुपये किलो दलिया बेच रहा है यार, और 32 रुपये किलो गेहूँ बिक रहा। वही चीज़ है, टूटा समझे गेहूँ को तोड़ दिया गया और कुछ नहीं है। ये बात मैंने एक से और सुनी थी कि जब तक भारत में लोग किसान, जब तक भारत के किसान ये चीज़ नहीं समझेंगे कृषि को कैसे एज अ बिजनेस यूज़ करना है, तब तक भारत की जो किसान है वो आगे नहीं बढ़ सकते या फिर ये ऑर्गेनिक फील्ड में नहीं आ सकते। और सर महेंद्र सिंह धोनी वगैरह इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं अब ऑर्गेनिक फार्मिंग के फील्ड में सामने से नजर आ रहे हैं। रोकूंगा इस बात पे, ऐसा नहीं है, ये हम गलत हैं। आपको पता है वो जो 250 ग्राम है वो 160 रुपये का क्यों है पता है? बिकॉज जिस कंपनी का वो दलिया है उसको हक है उसको फैसला करने का कि वो कितने में बेचेगा, और किसान के पास हक नहीं है कि वो कितने में बेचेगा। इसलिए गवर्नमेंट फाउंडेशन, हाँ, इसके लिए मैंने ये बहुत सोच समझ के ये डिसीज़न लिया कि मैं कैश क्रॉप नहीं करूँगा, बिकॉज कैश क्रॉप करने वाले के पास हक ही नहीं है कि उसका चावल कितने रुपए बिकेगा। लेकिन जिसने उसका चावल 40 रुपये का ख़रीदा है और वो 400 रुपये का उसको 500 आधा किलो बेच रहा है, उसको हक है अपनी चीज़ का प्राइस लेने का। जिसके पास पैसा है, क्या बोलते हैं, पैसे को खींचे कर लंबे हाथ, पैसा पैसे को खींचे कर लंबे हाथ। तो ये वो लोग हैं जो हमारा ही अनाज लेते हैं और हमारा ही अनाज बहुत सुंदर लाइटों के नीचे लगा के, ठीक है, और उसको हाँ 4-4 10-10 गुना के दामों में बेचते हैं। तो मैं थोड़ा सा इस
इस एजिटेशन के मतलब साथ हूँ, मतलब मैं इस बात के खिलाफ हूँ, उन लोगों के खिलाफ हूँ, उस कंपनी के खिलाफ हूँ। तो ये मेरा एक बहुत इम्पोर्टेंट रही। आप कौन सा दूसरा, आपने एक और सवाल पूछा था। सवाल ये कि जो महेंद्र सिंह धोनी वगैरह, ये जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ वगैरह ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर रहे हैं आज की डेट में, चाहे अब कई ऐसे शोज़ आते हैं ऐसे चैनल्स पे जो ये प्रमोट करते हैं कि ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक तेल, ये सारी चीज़ें अभी इस समय अगर आप किसी भी मार्केट में आप चले जाए, सुपर मार्केट में चले जाएँ तो वहाँ पे तमाम तरह के तेल रखे हैं। सरसों के तेल, कच्ची घानी का रखा है, पहली धार रखा हुआ है, ऑर्गेनिक कच्ची धानी का तेल रखा है, इस तरह की कई तरह की चीज़ें उसमें देखने को मिलती हैं। लेकिन जो नॉर्मल ऑडियंस है, जो नॉर्मल जो कंज्यूमर है, वही समझ ही नहीं पाता है कि भाई ओरिजिनल इसमें से कच्ची घानी का तेल कौन सा है, असली तेल कौन सा है इसमें। जब तक हमारा कंज्यूमर आंखों से खाएगा तब तक ये जुल्म होता जाएगा। आंखों से खाएगा, समझते हो? हाँ। मतलब जो दिखेगा हाँ। वो बिकेगा, ये जब तक नहीं छूटेगा, ठीक है। हाँ, अब उसमें धोनी साहब आए या बहुत सारे लोग आए और ऑर्गेनिक चिल्लाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक लोग आंखों से खाएंगे, मतलब आंखों से खाएंगे मतलब जब वो उठाएंगे, सुंदर पैकिंग है, सुंदर यूं है, तो जब अगर पैकिंग, अगर उसके अंदर दाल अगर 30 रुपए की है, लेकिन 30 रुपए की दाल में पैकिंग 300 रुपए की है, तो बिकेगा तो 1000 रुपये में ही ना। तो जब तक आदमी को, कंज्यूमर को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसकी कॉस्ट क्या है। और उनको जो छोटे दुकानदार है, ये एक बहुत बड़ा मेरा सुझाव है, जो छोटे पंसारियों की छोटी दुकानें हैं जो हम लोगों ने छोड़ दी, जो हम आज भी मॉल में जाना अपनी शान समझते हैं, हम समझते हैं कि हम मॉल में जाएंगे, वो हम एक रेडी ले लेते हैं, वो क्या रेडी को क्या बोलते हैं, ट्रॉली है ना, हम ट्रॉली लेते हैं, उसमें हम निकाल के डालते हैं, हमको लगता है कि हम इंग्लैंड आ गए हैं, तो हम वो निकालते हैं, दाल निकालते हैं, लग्जीरियस फील होता है, लग्जीरियस सा फील होता है। वो बोलता है मैडम हाउ कैन आई हेल्प यू, है ना। तो हम मैडम हाउ कैन यू हेल्प यू के चक्कर में वो बिल तो हो जाता है 5-6 हज़ार रुपये का, लेकिन 5-6 हज़ार रुपये में वो 3,000 रुपये का कचरा लाई हैं, ये उनको पता नहीं चलता। तो आज भी वो लाला जैसा मर्जी है जो छोटा पंसारी है, लेकिन आज भी उसके पास धांधली मॉल से बहुत कम है। मॉल के पास पॉलिसी है, लाले के पास लाले के पास पॉलिसी कम है, लाले के पास ट्रेड बिजनेस है। तो वो बेचारा जो छोटा पंसारी है, वो दिन बर दिन उसकी मृत्यु होती जा रही है, लेकिन मॉल दिन बर दिन खुलते जा रहे हैं। तो मेरे को ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है कि आज भी छोटा दुकानदार आपके काम का है। बड़ा मॉल जो है, जब हम अंग्रेज बनने जाएंगे तब तक हम ऐसा धोखा खाएंगे।